गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस ऑफ प्लांट्स। तो पिछले 2 लेक्चर हमने नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस में पढ़ा। नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिजीज़ेस होती हैं। और पिछले लेक्चर में हमने एक डिज़ीज़ पढ़ी पोटैटो की, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। और आज हम दूसरी डिज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैंगो की टिप, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो या मैंगो नेक्रोसिस, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो और मैंगो नेक्रोसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही पोटैटो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, मैंगो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। और मैंगो इंडिया का नेटिव है और नेशनल फ्रूट भी है मैंगो। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि मैंगो में कोई भी अगर डिज़ीज़ है तो हमारे लिए बहुत ही वो इकोनॉमिकली लॉस करने वाली होती है। और ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसको क्यों होती है ये और किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैक टिप रॉट or mango necrosis, also known as coily, is peculiar to India and does not occur in any other country. It is the most common disease of mango fruits in Uttar Pradesh and Bihar and is also known to occur in Bengal and Punjab. साउथ इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम दिस डिज़ीज़। तो जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार ही सबसे ज़्यादा जो मैंगो का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है और बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे मैंगो की होती हैं और बहुत सारी वैरायटी एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो इस और वही एरिया जो है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है डिज़ीज़। द फर्स्ट पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑन ब्लैक टिप ऑफ मैंगो dates back to 1909 when Woodhouse from Bihar reported that mango fruits are damaged by the smoke from the brick kilns, which apparently blacken the apex of the mango and interferes with its development. तो वैसे तो ये डिज़ीज़ बहुत पुरानी है, लेकिन जो पब्लिश्ड रिकॉर्ड है वो 1909 का है, जहाँ बिहार में सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। और जो ईंट के भट्टे हैं उनके आसपास के जो पेड़ हैं उनके धुआं की वजह से जो मैंगो की जो एपेक्स है वो काला हो जाता था और उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी, जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता था। इन उत्तर प्रदेश द डिसऑर्डर वाज नोटिस्ड इन 1923 बाय पीके डे इन द नेम ऑफ कोयली। उत्तर प्रदेश में भी बाद में इसको नोटिस किया बिहार के बाद। As many as 90% of fruits on trees is in close proximity to brick lanes may bear the necrotic lesions and become useless for sale and consumption. Some of the best mango varieties are highly susceptible. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि 90% लगभग सारे फ्रूट्स जो हैं एक पेड़ के वो इस डिज़ीज़ से उनमें ये डिज़ीज़ हो जाती है। तो यानी सारे फ्रूट्स ही ख़राब हो जाते हैं और सेल के लिए, कंजप्शन के लिए वो सही नहीं रहते। और बहुत सारी जो वैरायटी हैं हमारी अच्छी वैरायटीज़, जो बेस्ट वैरायटीज़ हैं, वो हाईली ससेप्टेबल हैं इस डिज़ीज़ के प्रति। इस तरह के ये सिम्टम्स हैं। ऐसे जो मैंगो की जो टिप है आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक हो जाती है। सिम्टम्स: द डिज़ीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज़ एट द डिस्टल एंड ऑफ द फ्रूट। तो ये अभी आपने जैसे कोई फ़ोटो देखा कि जो डिस्टल एंड है फ्रूट का, वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है, सेल्स पूरी डेड हो गई हैं और ब्लैक कलर का जो फ्रूट है वो हो गया है। द फर्स्ट सिम्टम इज़ डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल आइसोलेटेड एरिया एट द डिस्टल एंड विच ग्रेजुअली स्प्रेड्स, टर्न्स नियरली ब्लैक एंड कवर्स द टिप कम्प्लीटली। तो ये फर्स्ट सिम्टम इसका फ्रूट में ही नज़र आता है। इससे पहले कोई प्लांट में, कोई लीफ में, स्टेम में या फ्लावर में कहीं कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है। सबसे पहला जो सिम्टम है वो फ्रूट में ही नज़र आता है और उसकी टिप जो है, जो उसका डिस्टल एंड है, उस पे नज़र आता है और धीरे धीरे वो ब्लैक होने लग जाता है। द टिप इज़ फ्लैटेंड विद द आउटर
स्किन टर्निंग हार्ड एंड संकन, टिप जो है वो फ्लैट हो जाती है, हार्ड भी हो जाती है और थोड़ा संकन हो जाती है, मतलब दबा हुआ पोर्शन हो जाता है वो. द इनर पोर्शन इज सॉफ्ट एंड गिव्स डार्क ब्राउन लिक्विड ड्यू टू रॉटिंग इंड्यूस्ड बाय सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया. तो जैसे ही वो ब्लैक होती है यानी नेक्रोटिक होता है, यानी सेल्स की डेथ हो जाती है, तो वहाँ जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं, वो जो बैक्टीरिया भी उनका इन्फेक्शन हो जाता है और रॉटिंग हो जाती है और ब्राउन कलर का लिक्विड उसमें से निकलने लगता है. तो इस तरह से वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं मैंगो, किसी काम के नहीं रहते हैं, कंज्यूम करने लायक नहीं रहते हैं. The disease commonly occurs when the fruits are about 6 to 8 weeks old और when they are reaching maturity. तो ये जो डिज़ीज़ जो दिखाई देती है फ्रूट में 1.5-2 महीने के हो जाते हैं तभी दिखती है, या मेचोरिटी पे होते हैं जब फ्रूट, उस समय नज़र आती है, उससे पहले नज़र नहीं आती है. कॉजल फैक्टर्स, तो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है. ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज़ ए फिजियोलॉजिकल डिजीज़ और नॉन पैरासिटिक डिजीज़ रादर देन ए पैथोजेनिक डिजीज़. तो इसमें हम देखते हैं कि कोई पैथोजन नहीं है, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह कोई नहीं है, और फिर भी ये बीमारी हो रही है, तो ये फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है. इंटेंसिव स्टडीज़ वर कैरिड आउट बाय दासगुप्ता एंड सेन ऑन ब्लैक टिप ऑफ मैंगो फ्रूट. Their studies revealed that the black tip of mango was not associated with any pathogen and it was closely associated with nearness to brick kilns. तो ईंट के भट्टों के पास जो है वो वहाँ पर ये बीमारी पाई जाती है और कोई पैथोजन नहीं देखा गया है इस बीमारी में. They suggested that the smoke of these kilns polluted the air with toxic gases like sulfur dioxide and stated that these gases caused necrosis of tissues of the fruit. तो उन्होंने देखा कि ये जो ईंट के भट्टे में से जो गैस निकलती हैं वो टॉक्सिक गैस हैं, स्पेशली उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, तो उसकी वजह से ये जो टिश्यूज़ का नेक्रोसिस है वो होता है. In laboratory experiments, the disease could be reproduced by exposing mango fruit to smoke and sulfur dioxide. तो उन्होंने लेबोरेटरी में इस डिज़ीज़ को रिप्रोड्यूस भी करके देखा, वापस वही एनवायरनमेंट दे के, कि वास्तव में ये इसी वजह से होती है, स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही ये डिज़ीज़ है. Later, दासगुप्ता and Sen, in their final report on the findings of further studies on this disease, that boron was deficient in the mango fruits exposed to brick kilns fumes. बाद में उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जब दी, इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया दासगुप्ता एंड सेन ने, और उन्होंने ये बताया कि इस डिज़ीज़ में मैंगो फ्रूट्स में बोरोन की डेफिशिएंसी होती है. तो इस तरह से जो ईंट भट्टे के पास जहाँ जो पेड़ होते हैं उनमें बोरोन की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब बोरोन की सप्लाई अगर हम कर दें, बोरोन जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, ये एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन फिर भी अगर इसकी कमी हो जाए तो वो डिज़ीज़ उसमें हो जाती है. तो हम कंट्रोल मेज़र में इन चीज़ों का हम ध्यान देंगे, क्योंकि पहले कॉजल फैक्टर हम देखेंगे कि क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है. तो हमने 2 कारण इसमें नोट करे कि एक तो जो ईंट भट्टों के पास जो हैं पेड़ उनमें होती है ये डिज़ीज़, और बोरोन डेफिशिएंसी भी उनमें देखी गई है. तो हम कंट्रोल मेजर्स में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. स्प्रेइंग विद बोरेक्स at the rate of 3 to 4 kg per 500 liter of water at an early stage of flowering substantially reduce the disease. 1 to 2 spraying at the flowering stage and 3rd spraying at early fruiting stage were recommended for the control of disease. तो चूँकि ये डिज़ीज़ पहले नहीं होती है, तो फ्लावरिंग स्टेज पे ही अगर फोलियर स्प्रे कर दिया जाए बोरेक्स का, तो ये डिज़ीज़ काफ़ी कंट्रोल हो सकती है. और तीसरा स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज पे भी कर दिया जाए तो इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. द फोलियर एज वेल एज सॉइल एप्लीकेशंस ऑफ बोरेक्स डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ नेक्रोटिक फ्रूट्स एंड इंक्रीज द बोरोन लेवल्स ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स.
फोलियर स्प्रे के साथ अगर सॉइल एप्लीकेशन भी बोरेक्स की जाए तो लीव्स और फ्रूट्स में जो बोरोन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इस तरह से जो फ्रूट में जो नेक्रोसिस होता है बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से वो नहीं होता। ब्रिक किल्न्स चिमनी शुड बी ऑफ 15 to 18 मीटर हाइट। तो बहुत हाइट पे अगर चिमनियाँ लगी होंगी तो उनका जो स्मोक है वो उनके पेड़ों तक नहीं जाएगा और वो डिजीज़ नहीं होगी उसमें। ये भी एक तरीका है इनको कंट्रोल करने का। डिस्टेंस ऑफ प्लांटिंग द न्यू गार्डन ट्रीज ईस्ट वेस्ट 1.6 किलोमीटर एंड नॉर्थ साउथ 0.8 किलोमीटर। तो चिमनी ऊंची लगाने के अलावा अगर जो नए पेड़ अगर हम लगाते हैं आम के तो उनकी डायरेक्शन जो विंड डायरेक्शन है जहाँ स्मोक जिधर जा रहा है हवा के साथ तो उधर अगर हम देखें तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा विंड जाती है। तो 1.5 किलोमीटर अगर दूर लगाया जाए उन पेड़ों को तो उनका असर नहीं होगा और इस बीमारी से बचा जा सकता है। कवरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज विद cellophane bags is also help in controlling the disease। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे ये डिज़ीज़ हो रही है और उनको रिमूव करके उन कारणों को रिमूव करके हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। तो नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज़ में कंट्रोल का यही तरीका होता है कि जिस कारण से, क्योंकि पैथोजन तो है नहीं इसमें, तो जो कारण हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनको दूर किया जाए तो ये डिज़ीज़ को से बचा जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।